हेलो फ्रेंड। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। जनजातीय एवं किसान आंदोलन, वहाबी विद्रोह। यह आंदोलन 1830 से 1860 ईसा के बीच रायबरेली के सैयद अहमद के नेतृत्व में हुआ था, जो दिल्ली के शाह वली उल्लाह 1702 से 62 ईसा से प्रभावित था। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में आई बुराइयों को दूर करके हजरत मोहम्मद से संबंधित मूल इस्लाम धर्म को पुनर्स्थापित करना था। भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना था। इसके अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी शाखाएं थीं। सैयद अहमद ने अपने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने की प्रेरणा दी और पंजाब में सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की। 1857 ईसा के विद्रोह में वहाबी लोगों ने जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काया था। रामोसी विद्रोह। यह विद्रोह 1822 ईसा से लेकर 1829 ईसा तक चला था। यह विद्रोह पश्चिमी घाट प्रदेश में रहने वाली रामोसी जनजाति के द्वारा सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। यह विद्रोह मुख्य रूप से सतारा के आसपास केंद्रित था। 1825 ईसा में विद्रोह का कारण अकाल था। 1825 से 1929 ईसा तक इस विद्रोह का नेतृत्व उमा जी ने किया था। 1839 ईसा में सतारा के राजा प्रताप सिंह के देश निष्कासन से प्रदेश में असंतोष उत्पन्न हो गया और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर के नेतृत्व में 1840 से 41 ईसा में विस्तृत दंगे हुए। सन्यासी विद्रोह। 1870 ईसा में बंगाल में पड़ी भीषण अकाल ने इस प्रांत को अराजकता एवं कष्टों से ग्रस्त कर दिया। दूसरी ओर तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध ने सन्यासियों को इतना क्षुब्ध कर दिया कि वे विद्रोह पर उतर आए। इस विद्रोह में अधिकांश लोग शंकराचार्य के अनुयायी नागा सन्यासी थे। इन सशस्त्र सन्यासियों ने जनता के साथ मिलकर अंग्रेज कोठियों को लूटा तथा सरकारी खजानों पर धावा बोला। वारेन हेस्टिंग्स ने लंबे सैन्य अभियान के पश्चात इस विद्रोह को दबाया। इस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह 1776 ईसा में बंगाल में हुआ था। यह विद्रोह मजनू शाह एवं चिराग अली शाह के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह में देवी चौधरानी एवं भवानी पाठक ने विशेष योगदान दिया था। सूरत का विद्रोह। अंग्रेजों द्वारा नमक कर में 50 पैसे की वृद्धि करने के विरोध में 1844 ईसा में सूरत के स्थानीय लोगों ने विद्रोह किया था। विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बढ़ाए गए नमक कर को वापस ले लिया था। पाइक विद्रोह। यह विद्रोह 1817 से 1825 ईसा के मध्य उड़ीसा में पाइक जनजाति द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। पाइक लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले सैनिक थे। कूका विद्रोह। 1840 ईसा में भगत जवाहर मल ने पश्चिमी पंजाब में कूका विद्रोह की स्थापना की थी। इस आंदोलन की आरंभिक प्रवृत्ति धार्मिक थी, परंतु शीघ्र ही यह एक राजनैतिक आंदोलन में बदल गया। इसका प्रमुख उद्देश्य सिख धर्म की बुराइयों को दूर करना था। हजारा को विद्रोह का केंद्र स्थल बनाते हुए जवाहर मल ने बालक सिंह एवं राम सिंह के सहयोग से विद्रोह किया था। भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। खोंड एवं सवार विद्रोह। यह विद्रोह 1837 ईसा से लेकर 1856 ईसा के बीच तमिलनाडु, बंगाल एवं मध्य भारत में रहने वाली खोंड एवं सवार जनजातियों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का कारण सरकार द्वारा नरबलि प्रथा पर रोक लगाना तथा नए कर लगाना था। इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था तथा राधा कृष्ण दंडसेन सहित अन्य लोगों ने भी विद्रोह में विशेष भूमिका निभाई थी। 1857 ईसा में शुरू हुए सवार विद्रोह में राधा कृष्ण दंडसेन को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिससे विद्रोह समाप्त हो गया। खोंडा डोरा विद्रोह। यह विद्रोह वर्ष 1900 में विशाखापट्टनम के डाबर क्षेत्र की खोंडा डोरा जनजाति द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व कोराम लैया ने किया था। उन्होंने अपने शासकों पांडवों तथा
अपने बेटे को कृष्ण का अवतार घोषित किया था। अंग्रेज सरकार ने बर्बर सैन्य कार्यवाही के द्वारा विद्रोह को दबा दिया। युआंग विद्रोह। यह युआन विद्रोह 1867 ईसा में रत्न नायक के नेतृत्व में क्योंझर राज्य में हुआ था। विद्रोह का प्रमुख कारण क्योंझर राजा के अभिषेक पर युआन सरदारों की अनिवार्य उपस्थिति की प्रथा को अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर देना था। अंग्रेजों ने सैनिक कार्यवाही द्वारा इसे दबा दिया। युआन लोगों ने दूसरा विद्रोह धरनी नायक के नेतृत्व में 1891 ईसा में तय किया था। 91 ईसा में किया था। काल एवं जुआंग लोगों ने भी इस विद्रोह में भाग लिया था। धरनी नायक के विद्रोह स्वरूप क्योंझर के राजा को कटक भागना पड़ा। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। कोया विद्रोह। यह विद्रोह 2 चरणों में 1879 से 86 ईसा के बीच हुआ था। प्रथम चरण का नेतृत्व टोम्पा सोरा तथा द्वितीय चरण का नेतृत्व नेता राजन अनंत सैयार ने किया था। कोया विद्रोह पूर्वी गोदावरी के क्षेत्र में रंपा प्रदेश में हुआ था। विद्रोह का प्रमुख कारण आदिवासियों के जंगल संबंधी अधिकारों को अंग्रेज सरकार द्वारा छीनना था। इसके साथ ही सरकार द्वारा ताड़ी के घरेलू उत्पादन पर कर लगाना भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। राजन अनंत सैयार ने रामडंडू नामक रामसेना बनाकर विद्रोह किया था। विद्रोह को अंग्रेजों ने दमनात्मक कार्यवाही द्वारा दबा दिया। नागा विद्रोह। यह विद्रोह रोंगमेई जदोनांग के नेतृत्व में नागालैंड में हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य नागा राज्य की स्थापना करके प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना था। जदोनांग को पकड़कर 29 अगस्त 1931 को फांसी दे दी गई। इसके बाद आंदोलन की बागडोर नागा महिला रानी गौडी नल्ल्यू ने संभाली थी। इन्होंने नागा आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़कर उसे विस्तृत रूप दिया। रानी गौडी नल्ल्यू ने जदोनांग के विचारों से प्रेरित होकर होरका पंथ की स्थापना की थी। इन्हें स्वतंत्रता के पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। खामती विद्रोह। अहोम राजा द्वारा म्यांमार की खामती जाति को बसने की इजाज़त देने के उपरांत ये लोग सदिया के आसपास के क्षेत्रों में बस गए। अंग्रेजों ने इनके रीति रिवाज एवं राजस्व वसूली को लेकर मतभेद होने पर खामती लोगों ने खवा गोहाई एवं रूनी गोहाई के नेतृत्व में विद्रोह करके सदिया स्थित अंग्रेजी रेजिमेंट के मेजर व्हाइट को मार डाला। परंतु सरदारों की आपसी फूट का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने 1843 ईसा में विद्रोह को दबा दिया था। विजयनगर के राजा का विद्रोह। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 ईसा में राज्य के उत्तरी जिलों पर अधिकार कर कठोर नीति का अनुसरण किया तथा 1794 ईसा में राजा को सेना भंग करने एवं 3 लाख रुपये देने को कहा गया। राजा की असहमति स्वरूप जागीर जब्त कर ली गई, जिससे राजा ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए राजा के मरने के बाद कंपनी द्वारा राजा के बड़े पुत्र को जागीर वापस करके शांति स्थापित की गई। दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह। 1808 ईसा में त्रावणकोर के राजा को लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि के लिए विवश किया, परंतु राजा ने संधि की शर्तों से असहमति व्यक्त करते हुए सहायक कर देने में आनाकानी की, जिससे अंग्रेजों का व्यवहार कठोर हो गया। फलस्वरूप नायर बटालियन के सहयोग से दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह किया। अंग्रेजों ने सैनिक कार्यवाही द्वारा इसे दबा दिया तथा दीवान वेलुथम्पी को सार्वजनिक रूप से फांसी दी। रंपा विद्रोह। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में रंपा जनजाति के लोगों ने राजू रंपा के नेतृत्व में 1879 ईसा में विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह सरकार समर्थित जागीरदारों के भ्रष्टाचार और नए जंगल कानून के खिलाफ था। 1880 ईसा में बर्बर सैन्य कार्यवाही द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। वर्ष 1922 से 24 के बीच इस विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे, जो गैर आदिवासी नेता थे।
उन्हें गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुई, लेकिन ये आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक समझते थे। वर्ष 1924 में इस विद्रोह को भी कुचल दिया गया। ताना भगत आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत बिहार राज्य, वर्तमान झारखंड में हुई। यह एक प्रकार से संस्कृतिकरण युक्त आंदोलन था, जिसमें रचनात्मक कार्यों को जगह दी गई। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत, बलराम जगत तथा देव मेनिया भगत ने किया। वर्ष 1920 के दशक में यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय था। कुकी आंदोलन। मणिपुर एवं त्रिपुरा क्षेत्र के कुकियों ने 1826 से 1844 ईसा एवं 1849 ईसा में विद्रोह किए। 1850 ईसा में अनेक कुकी सरदारों ने अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्वीकार की। चेंचू विद्रोह। वर्ष 1921 से 22 आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, कुडप्पा क्षेत्र के नल्लामलाई पहाड़ी क्षेत्र के निवासी चेंचू जनजाति ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरुद्ध हनुमंथु के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। प्रमुख जनजातीय विद्रोह। चुआड़ विद्रोह। 1768 क्षेत्र बंगाल, दुर्जन सिंह एवं जगन्नाथ नेतृत्व करता थे इसके। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 80 झारखंड क्षेत्र, रानी सर्वेश्वरी इसके नेतृत्व करता थी। किसान आंदोलन, प्रकृति एवं चरण। भारत में किसान आंदोलन को दो कालों 19वीं सदी एवं 20वीं सदी के अंतर्गत समझा जा सकता है। 19वीं सदी में होने वाले कृषक आंदोलनों का स्वरूप क्षत्रिय तथा दृष्टिकोण संकीर्ण था। उनका मुख्य निशाना तात्कालिक शोषक वर्ग था। इसका मुख्य कारण देश में बार बार अकाल पड़ना तथा लगान बढ़ाना था। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की लगान व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए गए। इस व्यवस्था ने मध्यस्थों की एक नई श्रेणी विकसित की। बढ़ते हुए लगान के कारण किसान उधार लेने को बाध्य हुए, जिससे साहूकारों के एक नए वर्ग का उदय हुआ। किसानों द्वारा इन वर्गों के विरुद्ध विभिन्न विद्रोह किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य सामंतवादी बंधनों को तोड़ना तथा कमजोर करना था। उन्होंने बेदखली और साहूकारों की ब्याजखोरी के विरुद्ध विद्रोह प्रकट किया। उनकी मांगों में मौरूसी अथवा दखीलकार अधिकार और भाटक के रूप में अन्न के स्थान पर धन को सुनिश्चित करना था। किसानों का सुव्यवस्थित संगठन न होने के कारण 19वीं शताब्दी के कृषक विद्रोह ने राजनैतिक रूप धारण नहीं किया। 20वीं सदी के किसान आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव दिखता है। सामान्य रूप से हम कृषक संघर्षों को 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला, जाति या धार्मिक अस्मिता और चेतना पर आधारित विरोध आंदोलन, जो प्रारंभ में बढ़ते हुए औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया मात्र थे। सन्यासी विद्रोह ने 1857 ईसा के विद्रोह तक। 2, समान कारणों से उत्पन्न होने वाले धर्मनिरपेक्ष आंदोलन, 19वीं शताब्दी के 1857 के बाद के विद्रोह। 3, किसान सभाओं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी आदि के मंच से अति सुधारवादी राजनीतिक चेतना के रूप में परिणत राष्ट्रीय आंदोलन, 20वीं शताब्दी के विद्रोह। प्रमुख किसान आंदोलन। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में हुए प्रमुख किसान आंदोलन। मोपला विद्रोह 1836 ईसा। मोपला केरल के मालाबार क्षेत्र, वर्तमान केरल में लंबे समय से रह रहे अरब एवं मलयाली मुसलमान थे। ये अधिकतर छोटे किसान या व्यापारी थे। ब्रिटिश सरकार ने भूस्वामियों की अधिकार का विस्तार करके उच्च जातीय हिंदू, नंबूदरी एवं नायर भूस्वामियों की शक्ति बढ़ा दी थी। इसके फलस्वरूप मोपलाओं ने विद्रोह किया। इस विद्रोह ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया, क्योंकि अधिकांश भूस्वामी हिंदू थे तथा काश्तकार मुसलमान थे। इसके अलावा मोपलाओं ने यह विश्वास कर लिया कि वह लड़ते हुए मारे जाने पर जन्नत में प्राप्त करेंगे। 1852 ईसा में ब्रिटिश सरकार ने एक नेता सैयद फजल पुक्कोया थंगल को भारत से निर्वासित कर दिया और मोपला अत्याचार कानून बनाया गया। तिरुरंगड़ी के निकट मामबरम के सैयद अलावी तथा उनके पुत्र फजले थंगल मोपला समाज के धार्मिक राजनीतिक नेता के रूप में उभरे।
अछूत मेरुमरों ने भी बड़ी संख्या में इस नए धर्म को अपना लिया। वर्ष 1921 में पुनः एक बार मोबला किसानों का विद्रोह शुरू हुआ। मोबला असंतोष की जड़ें स्पष्टतः कृषि व्यवस्था में थीं। खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस विद्रोह का समर्थन किया था। अली मुसलियार तथा कुन अहमद हाजी इसके प्रमुख नेता थे। प्रारंभ में कांग्रेस का रुख इस विद्रोह के समर्थन में था, लेकिन हिंदू विरोधी रुख होने के कारण कांग्रेस ने इस आंदोलन से स्वयं को पृथक कर लिया। मोबला विद्रोह की उग्रता को देखते हुए सरकार ने सैनिक शासन की घोषणा कर इसे कुचल दिया। नील विद्रोह 1859 से 1860 ईसा। अंग्रेजों के शासनकाल में पहला संगठित किसान विद्रोह नील आंदोलन था। शोषण के विरुद्ध किसानों की यह सीधी लड़ाई थी। बंगाल के किसान अपनी उपजाऊ भूमि पर चावल उगाना चाहते थे, जिसकी उन्हें अच्छी कीमत मिलती थी, किंतु यूरोपीय नील उत्पादक बागान मालिक उन्हें नील की अलाभकारी खेती के लिए बाध्य करते थे। ददनी प्रथा के अंतर्गत किसानों को मामूली अग्रिम रकम देकर करारनामा लिया जाता था, जो बाजार भाव से काफ़ी कम होता था। अदालतें भी यूरोपीय नील उत्पादकों का ही पक्ष लेती थीं। नील उत्पादन की शुरुआत सितंबर 1859 में बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव से हुई थी। इस आंदोलन के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। इनके नेतृत्व में वहां के किसानों ने एकजुट होकर नील की खेती बंद कर दी। इस आंदोलन के फलस्वरूप 30 मार्च 1860 को नील आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके सुझाव पर यह अधिसूचना जारी की गई कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए विवश नहीं किया जाएगा और सारे विवादों का निपटारा कानूनी ढंग से ही होगा। यह आंदोलन भारत में बुद्धिजीवियों का सहयोग पाने वाला पहला आंदोलन था। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नील बागान मालिकों के अत्याचार का विवरण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। भारतीय किसानों का यह पहला सफल विद्रोह था। पावना किसान विद्रोह 1873 ईसा। पूर्वी बंगाल के स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्र में 1859 ईसा के अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए दखल अधिकारों से रैयतों को वंचित करने के लिए जमींदारों ने धूर्त तरीके का इस्तेमाल किया। जमींदारों के इन कार्यों के प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्वी बंगाल के कई जिलों के किसानों ने 1870 ईसा और 1885 ईसा के मध्य एक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका मुख्य क्षेत्र पावना था। पावना पट्टन कृषि के लिए प्रसिद्ध था। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य साहूकार ऋणदाताओं के पास रखे हुए ऋण पत्रों दस्तावेजों को नष्ट करना था। किसानों ने 1873 ईसा में यूसुफ शाही परगने में किसान संघ की स्थापना की। इसने मुक्केबाजी पर होने वाले व्यय के लिए स्थायी निधि की व्यवस्था की और जनसभाओं का आयोजन किया। प्रतिरोध का मूल स्वरूप वैधानिक था तथा यह सामान्यतः शांतिपूर्ण ही रहा। यह विद्रोह गैर सांप्रदायिक था, यद्यपि इसमें बहुसंख्यक जमींदार हिंदू थे तथा काश्तकारों का एक बड़ा भाग मुस्लिम समुदाय से था। इस क्षेत्र के बहुत से समाचार पत्र जैसे हिंदू पैट्रियाट तथा आनंद बाजार पत्रिका जमींदार समर्थक होने के कारण किसानों की सीमित मांग का विरोध करते थे, किंतु हिंदू पैट्रियाट ने पावना आंदोलन को हिंदू भूस्वामियों के विरुद्ध मुसलमान किसानों के सांप्रदायिक आंदोलन के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया। इस बार भी कई युवा बुद्धिजीवियों ने आंदोलन का समर्थन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस तथा द्वारका नाथ गांगुली आदि ने किसानों की रक्षा के लिए अभियान चलाए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा आर.सी. दत्त ने भी इसे समर्थन दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने भी पावना विद्रोह का समर्थन किया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय तथा शंभू पाल थे। पावना विद्रोह में अंग्रेजों के विरोध में कोई मांग नहीं उठाई गई, बल्कि आंदोलन के नेताओं ने अक्सर यह स्पष्ट किया कि वह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। इसी कारण सरकार की ओर से भी इसको दबाने के लिए सिर्फ कानून का ही सहारा लिया गया, सशस्त्र दमन नहीं। अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने पावना विद्रोह का समर्थन किया। सरकार द्वारा पावना विद्रोह की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई, जिसकी सिफारिश पर 1885 ईसा का बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंतर्गत किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल गईं।
पावना किसान आंदोलन को केंद्र में रखकर मुजफ्फर हुसैन ने जमींदार दर्पण नामक नाटक लिखा था। दक्कन विद्रोह 1875 ईसा। पश्चिमी भारत के दक्कन क्षेत्र में होने वाले कृषक विद्रोह का मुख्य कारण रैयतवाड़ी भूस्वामी व्यवस्था थी। यहाँ के किसान करों के भारी बोझ के साथ साथ साहूकारों के चंगुल में भी फंसे हुए थे। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति के पश्चात कपास की कीमतों में भारी गिरावट आई। ऐसी परिस्थिति में साहूकारों का शोषण और बढ़ गया। 1867 ईसा में सरकार ने भू राजस्व की दरों में 50% की वृद्धि कर दी, जिससे कृषक समस्याएं चरम पर पहुंच गईं। इन्हीं परिस्थितियों में दक्कन में विद्रोह हुए। सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति दमनकारी नीतियां अपनाई। लगभग 1000 किसानों को बंदी बनाया गया। दंगों की प्रकृति तथा कारणों की जांच के लिए सरकार ने दक्कन विद्रोह आयुक्त नियुक्त किया। आयोग का एकमत से निष्कर्ष था कि गरीबी के परिणाम स्वरूप किसानों की ऋणग्रस्तता दक्कन विद्रोह का एकमात्र कारण थी। आयोग के सुझाव पर सरकार ने 1879 ईसा में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया। महाराष्ट्र के तत्कालीन बुद्धिजीवियों ने किसानों के हितों के लिए संघर्ष किया। 1873 से 1877 ईसा के मध्य रानाडे के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा ने भू राजस्व अधिनियम 1867 के विरुद्ध पूना तथा बम्बई में आंदोलन चलाए तथा किसानों का समर्थन किया। पूना सार्वजनिक सभा ने दक्कन कृषि राहत अभियान का पुरजोर समर्थन किया। फड़के विद्रोह 1879 ईसा। महाराष्ट्र में 1879 ईसा में वासुदेव बलवंत फड़के ने किसानों को संगठित किया। इसका उद्देश्य डाका डालकर धन एकत्रित करना और संचार व्यवस्था ठप करना था। फड़के को 1877 ईसा में बड़े भयंकर अकाल तथा रानाडे के धन के बहिर्गमन पर दिए गए व्याख्यान ने प्रभावित किया था। फड़के ने हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया। 1880 ईसा में फड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई। कालांतर में दौलता रामोसी ने इसका नेतृत्व किया। इस विद्रोह का मूल कारण ऋणों के कारण जमीनों का साहूकारों के पास गिरवी हो जाना था। दिरांग आंदोलन 1893 से 94 ईसा। असम प्रांत अस्थायी बंदोबस्त वाले रैयतवाड़ी क्षेत्र में आता था। असम के कामरूप एवं दिरांग क्षेत्रों में 1893 से 94 ईसा में एक नया राजस्व बंदोबस्त जारी किया गया, जिससे लगान की दरों में 50 से 70% तक की वृद्धि हो गई। इस स्थिति से निपटने के लिए ग्रामवासियों की सभा राइज मेला स्थापित की गई, जिसका नेतृत्व ग्राम के अभिजनों ने किया। सभा में तय किया गया कि लगान की अदायगी न किया जाए। इस निर्णय को व्यापक रूप से लागू करने के लिए सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया गया। जो इस निर्णय के विरुद्ध लगान भरता उसका हुक्का पानी एवं नाई धोबी बंद कर दिया जाता। इस प्रकार के सामाजिक बहिष्कार का पहला उदाहरण यही मिलता है।